गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? शुरू करें आज की चर्चा। अच्छा, चलिए ठीक है। तो मैं अतुल लोहिया आज जो इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट की क्लास है, बहुत सारे लोग आपसे अब तक चर्चाएं कर चुके हैं और आगे भी कई और लोग चर्चाएं करेंगे। उसमें बहुत सारे शिक्षक भी हैं और बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी भी। उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। कुछ मैं भी अपने विचार, अपने अनुभव आपके साथ साझा करूं ताकि शायद कुछ उससे भी आप फायदा उठा सकें अपने इंटरव्यू की तैयारी में। जो बातें मैं करूंगा हो सकता है उसमें से कुछ बातें ऐसी भी हों जो ऑलरेडी आपसे किसी दूसरे शिक्षक या प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा चर्चाएं हो चुकी हों, और या हो सकता कि ना भी चुकी, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या बातें हुई हैं क्या नहीं हुई हैं। सारे लोग अपने अपने फील्ड के बड़े विशेषज्ञ जानकार हैं जो भी आपसे यहाँ चर्चा कर रहे हैं। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टीचर हूँ, पिछले 20 साल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा हूँ, जीएस के कई सेक्शन। और पिछले 1 साल से आप देखेंगे तो जितने बड़े पैमाने पे मॉक इंटरव्यू हमने किए हैं, उसके पहले भी था, लेकिन पिछले साल मुझे याद आ रहा कि लगभग इसी 17, 18, 19 जुलाई के आसपास आप लोगों का 64th बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आया था और यहीं आस्था में इंटरव्यू शुरू हुए थे, मॉक इंटरव्यू। और तब से लेके अब तक तो लगभग 1 साल हो गया है। इस 1 साल में कम से कम 1,500 से 2,000 लोगों के 2-2, 3-3 मॉक किए हैं हमने। और लगभग मॉक में मैं रहा हूं, चाहे यहाँ या और इसके अलावा भी बीपीएससी, आरएएस या और इसी तरह से और अलग अलग जगहों के। तो इस दौरान इतना बड़े पैमाने पर ये मॉक इंटरव्यू में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, और जो पुराने अनुभव थे वो तो खैर हैं ही। तो उन सब आधारों पे मुझसे भी कहा गया कि मैं भी आपसे चर्चा करूं। और आज की जो क्लास है 3 पार्ट में बांट के मैं आपसे चर्चा करूंगा। एक तो ओवरऑल जो मुझे लगता है कि इंटरव्यू की तैयारी के दौरान आपको जानना चाहिए, जनरल कुछ बातें। दूसरा फिर कुछ मेरे जो अनुभव रहे हैं पूरे 20 साल के, और विशेष रूप से इस 1 साल के, क्योंकि मैंने कहा 1 साल में जितने बड़े पैमाने पे ये मॉक इंटरव्यू में मैं शामिल रहा हूँ, उतने बड़े पैमाने पे तो कभी नहीं हुआ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 64th में इतना व्यापक रिजल्ट था, करीब 3800 लोग इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें बड़ी संख्या में यहाँ आस्था में लोग जुड़े थे, और लगभग हर मॉक में मैं उपस्थित था। उसके अलावा आरएएस में करीब 250 लोगों के हमने मॉक किए, अभी कल परसों ही रिजल्ट आया वहाँ का भी। और उसके अलावा यूपीएससी, यूपीपीसीएस। तो सेकेंड पार्ट थोड़ा सा वो कुछ जो एक्सपीरियंस जो मुझे लगता है कि मैं शेयर करूँ आपके साथ कुछ बातें। और तीसरा पार्ट फिर हम करेंगे कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस से जुड़े कुछ ऐसे टॉपिक जिनसे आप लोगों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में, और या पूछे जाने की संभावना है। स्पेशली गुड गवर्नेंस क्या है, ये तो एक बड़ा पॉपुलर और पेट प्रश्न है बीपीएससी के लिए, क्योंकि सुशासन बाबू जो आप जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उस नाम से उन्हें, उस संज्ञा से उन्हें संबोधित किया जाता है, तो फिर सुशासन वर्ड बड़ा पॉपुलर है।
राइट टू सर्विस या सेवा का अधिकार है, राइट टू ग्रीवांस रिड्रेसल या शिकायत निवारण का अधिकार, तो कुछ ऐसे विशेष काम भी हुए हैं बिहार में कि उस वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस से जुड़े कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो कुछ थोड़ा सा उस संदर्भ में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं एक एक करके इन चीज़ों को। मैंने आज की क्लास को नाम यही दिया है, पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू माय एक्सपीरियंस। ये बहुत छोटी सी बात जो आप जानते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मेरा अपना एक मोरल ड्यूटी है कि मैं कुछ बातें बताऊं। आप जान रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जान रहे तो जान जाए। ये बात तो आप जान ही रहे हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू मैंने नाम दिया है इसे, बस केवल इतना दिखाना यहाँ उद्देश्य है कि 900 नंबर का मेंस है, 120 नंबर का इंटरव्यू है। कुल आप देखते हैं 1020 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है बीपीएससी, तो उसमें लगभग 10% की हिस्सेदारी है इंटरव्यू की। और 10% मतलब अच्छी खासी एक भूमिका इंटरव्यू की है। 64th की ही कई सारी मार्कशीट मैंने देखी, सिलेक्टेड लोगों की भी, जो सिलेक्ट नहीं हो पाए उनकी भी। 44 नंबर भी देखे मैंने कि मिले हैं लोगों को 120 में से। 90 नंबर भी देखे मैंने कि जो मिले, उससे ज़्यादा भी मिले होंगे, लेकिन जो मैंने देखा कम भी हो सकता मिले हों, लेकिन जो मैंने देखा तो 44 नंबर भी देखे और 90-92 नंबर भी देखे जो लोगों को मिले। तो अगर 50 नंबर 60 नंबर का डिफरेंस है केवल इंटरव्यू के नंबर में, मतलब 120 में अगर 50 और 60 नंबर का डिफरेंस है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक एक दो नंबर पे जहां सफलता असफलता निर्धारित होती है, वहां केवल 120 नंबर के इंटरव्यू में इतना बड़ा गैप 50 नंबर या उससे ज़्यादा का, स्वाभाविक सी बात है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है। अंतिम चरण तो है ही, और बहुत महत्वपूर्ण चरण कि इसमें अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा हो सकता है, और इस लेवल पे गलती होने से स्थितियां विपरीत भी हो सकती हैं। मेन जो मैं चर्चा करना चाहता हूं, हर बार मैं जरूर चर्चा करता हूं इंटरव्यू की क्लास की जहां भी हो। 64th बीपीएससी में भी मैंने क्लास ली थी इंटरव्यू, आरएएस या यूपी या यूपीएससी। तो ये एक जरूर मैं हमेशा डिस्कस करता हूं कि मुझे लगता है ये एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, और शायद ज़्यादातर लोग इस पक्ष पर ध्यान नहीं देते हैं, इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और उसके पीछे कारण संभवतः ये है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। हो सकता है आपने ये काम किया है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं किया है तो बस मैं इस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पर्पस ऑफ इंटरव्यू क्या होता है। मैंने लगभग हर स्टेट में जो नोटिफिकेशन आता है उसमें कोशिश की सर्च करने की कि मुझे मिले वहां पर्पस ऑफ इंटरव्यू, उद्देश्य क्या है इंटरव्यू का। चूंकि यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन होता है सिविल सेवा परीक्षा का, उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन होता है पर्पस ऑफ इंटरव्यू। और हम लोग बेसिकली यूपीएससी की ही तैयारी से जुड़े रहे हैं, एज ए स्टूडेंट भी और एज ए टीचर भी। तो उस पर ध्यान जरूर गया है कि पर्पस ऑफ इंटरव्यू क्या है। यूपीएससी में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है पर्पस ऑफ इंटरव्यू। यूपी पीसीएस में 2-3 लाइन में है पर्पस ऑफ इंटरव्यू। बिहार में मुझे नहीं मिला पर्पस ऑफ इंटरव्यू। तो फिर ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो यूपीएससी का और यूपी पीसीएस का पर्पस ऑफ इंटरव्यू है, थोड़ा सा उसे आपको जानना चाहिए। इससे बहुत मदद मिलेगी आपको अपनी तैयारी में भी, और उसके साथ साथ जो प्रश्न पूछे जाएंगे इंटरव्यू में उनके जवाब देने में भी।
क्या अपेक्षाएं की जाती हैं आपसे? जो 15-17 मिनट का इंटरव्यू है उस दौरान आपके किन गुणों की जांच की जाती है? उद्देश्य क्या है साक्षात्कार व्यवस्था का? जैसा मैंने बताया कि यूपीएससी इसकी बड़ी क्लियरली चर्चा करता है। कुछ पॉइंट में मैंने तोड़ा है उन बातों को। ये तो खैर एक जनरल सी बात यहां लिखी गई है कि उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा होगा जिसके सामने उम्मीदवार के परिचय वृत्त का अभिलेख होगा। उससे सामान्य रुचि की बातों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। द कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बाय अ बोर्ड who will have before them a record of his career. He will be asked questions on matters of general interest. यहाँ बीपीएससी में नहीं होता है ये परिचय वृत्त, लेकिन तो मैं बात कर रहा हूं कि बीपीएससी में वो आपका बायोडेटा नहीं होता है इंटरव्यू बोर्ड के सामने। यूपीएससी में होता है बायोडेटा बोर्ड के सामने। यहां तो आपसे ही जो भी जाते साथ आपसे पूछी जाती हैं, आपका अपना संक्षिप्त परिचय, उसमें जो बातें आप बताते हैं बस वो वहां पता होती हैं इंटरव्यू बोर्ड को, और उसी के आधार पर फिर आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो आप बताते हैं, नाम नहीं बताना होता है, जिला नहीं बताना होता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं बतानी होती है जिससे भेदभाव या पक्षपात होने की आशंका हो। आप नाम बताएंगे, नाम में धर्म भी पता लगेगा, जाति भी पता लगेगी, तो हो सकता है कि पक्षपात हो जाए। आप जिला बताएंगे, एरिया बताएंगे, हो सकता है कि पक्षपात हो जाए अगर उसी जात धर्म या जाति के लोग सामने बैठे इंटरव्यू बोर्ड में। तो इसलिए ऐसी बातें नहीं बतानी होती हैं कि जिनसे किसी पक्षपात की आशंका हो। जनरल जो बातें हैं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन, कहीं आपकी सर्विस या जॉब है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये 3-4 बातें बताएं। ये एक निरपेक्ष या तटस्थ मूल्यांकन के लिए इतनी जानकारी होना जरूरी है। अब आपका ऑप्शनल क्या है इससे नहीं पता लगेगा कि आपका जात क्या है, कि धर्म क्या है, कि क्षेत्र क्या है, मतलब इसमें पक्षपात का कोई स्कोप नहीं है। या आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया या क्वालिफिकेशन क्या है, इवन कहाँ से किया भी नहीं बताया, बस क्या क्वालिफिकेशन है, बीटेक है तो किस ब्रांच से है, या और जो भी आपने किया है, सर्विस कर रहे तो कहाँ कर रहे हैं। मतलब इसमें देखिए आप, तो ये बड़े निरपेक्ष कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनमें किसी तरह के भेदभाव का डर नहीं है। बस इतना वहां बताते हैं और उसी आधार पर फिर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे आप देखेंगे इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है उस 15-17 मिनट में। ऐसे ऐसे प्रश्न पीछे मैंने कहा कि जो अनुभव देखा, यूपीपीसीएस का एक प्रश्न पूछा गया कि जो बचपन से हम लोग पहेलियों में एक दूसरे से पूछा करते हैं, कौन सा पक्षी है जिसके सर पर पैर होते हैं। ये लास्ट ईयर का यूपीपीसीएस का इंटरव्यू का प्रश्न है। एक मेरे ही स्टूडेंट से पूछा गया, उसने आके बताया कि सर ऐसे ऐसे प्रश्न भी, जो हमने कहा बचपन से हम लोग पहेलियां एक दूसरे से पूछते हैं कि कौन सा पक्षी है जिसके सर पर पैर होते हैं। तो कुछ भी पूछा जा सकता है पूछने को। तो प्री और मीन्स में कम से कम ये है कि सिलेबस फिक्स है, लेकिन इंटरव्यू में तो कुछ भी, हाँ लेकिन फिर भी जनरली देखने को यही मिलता है कि आपसे जो चीजें पूछी जाती हैं उन चीजों के पूछने के पीछे कुछ ना कुछ तर्क होते हैं। वो चीज आपसे क्यों पूछी गई, तो जिसने पूछा है वो बता सकता है कि उसने वो आपसे क्यों पूछा।
वैसे हमने कहा कुछ भी संभव है, लेकिन तर्क होगा पूछने का। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मैं पीएचडी का इंटरव्यू दे रहा था। मेरा नाम आप जान रहे अतुल लोहिया। तो पहला प्रश्न मुझसे पूछा गया कि आप क्या राम मनोहर लोहिया से कोई ताल्लुक रखते हैं या। तो देखिए, बड़ी स्वाभाविक सी बात है ये, कुछ भी इसमें ऐसा अचंभा नहीं है कि मुझसे वो क्यों पूछा गया। क्यों? क्योंकि अब चूंकि मेरे सरनेम में लोहिया है, तो भाई अब लोहिया सरनेम के जो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं वो राम मनोहर लोहिया हुए हैं। तो किसी के दिमाग में भी एक सबसे पहला नाम वही आता है, तो वो पूछ लेता है। और राम मनोहर लोहिया से अगर मैं कहता हूं कि ताल्लुक है नहीं है, जो भी XYZ जवाब, तो खैर वो तब अगला प्रश्न फिर यही है कि अच्छा, तो राम मनोहर लोहिया के बारे में कुछ बताइए। और या राम मनोहर लोहिया तो फिर जयप्रकाश नारायण, तो समाजवाद या स्वतंत्रता संग्राम या जो भी, तो कैसे फिर देखिए कड़ियां जुड़ती हैं और प्रश्न से प्रश्न बनते हैं फिर। और यही एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कई बार हम चाहे तो इंटरव्यू को अपने अकॉर्डिंग हम दिशा भी दे सकते हैं, मोड़ सकते हैं। अब राम मनोहर लोहिया के बारे में कुछ बताएं या कौन थे या क्या, अब उसमें अगर मैं कुछ ऐसी बातें बोलूं, मैं कहूं कि उन्होंने भारत विभाजन के गुनाहगार नाम की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, स्वतंत्रता संग्राम में उनका जो योगदान रहा है, या और तो मैं जानबूझ के कुछ जो सामने बोर्ड में लोग बैठे हैं उन्हें कुछ वर्ड दे दूं कि भारत विभाजन के गुनाहगार, तो अब मतलब फिर संभावना है कि अब अगला प्रश्न वो इतिहास में ले जाए या भारत विभाजन पे प्रश्न पूछें या फूट डालो राज करो या कुछ और इस तरह का। तो बहुत कुछ कई बार हम लोगों के हाथ में भी होता है कि हम जो जवाब दे रहे हैं, किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे मुंह से किस तरह की बातें निकल रही हैं, और कई बार वही से फिर प्रश्न बन जाते हैं। और चर्चाएं जब शुरू होती हैं तो यह एक बहुत ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि हम जो बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोलें। अगर जो बोल रहे हैं उनके बारे में जानकारी है तभी बोले, अदरवाइज कई बार वो उल्टा भी पड़ सकता है कि चौबे जी छब्बे बनने गए थे और दुबे बन के लौटे वाली स्थिति। जानकारी है तो बोलें। फिर अब अगर हम भारत विभाजन के गुनहगार कह रहे तो फिर हमें पता हो तो हम बोलें उस तरह की बात, नहीं तो क्यों बोले, क्योंकि अब संभावना तो है, क्योंकि हम ही ने उनके मुंह में वो शब्द रख दिया है भारत विभाजन। तो करना होता है ऐसा। यही एक मॉक ले रहा था, पिछले 64th वाले की बात है। पूछा मैंने प्रश्न, क्यों आप बिहार प्रशासन में आना चाहते हैं? अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप अपनी 3 क्वालिटी बताइए कि क्यों आपको प्रशासन में शामिल कर लिया जाए। तो जवाब दे रहे थे उन्होंने, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक प्रसिद्ध थिंकर हैं अब्राहम मैस्लो, वो स्टूडेंट भी शायद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थे, वो खैर मुझे अब याद नहीं है, लेकिन अब्राहम मैस्लो का उन्होंने नाम लिया और कहा कि अब्राहम मैस्लो ने जो नीड हायरार्की थ्योरी दी है और क्या, तो उस तरह से उन्होंने बड़ा टेक्निकल जवाब देने की कोशिश की कि वो क्यों बिहार प्रशासन में आना चाहते हैं। अब सोच के देखें कि अगर मेरे सामने कोई अब्राहम मैस्लो का नाम लेगा, थोड़ा ज्यादा, अब इसे मैं ओवर स्मार्टनेस कहता हूं कि ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा, तो मैं उसका क्या हाल करूंगा फिर? क्या हाल इन द सेंस कि मैं कोई रिवेंज नहीं लूंगा उससे, कोई प्रतिशोध नहीं, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि जब आप ही हमें बढ़ चढ़ के अब्राहम मैस्लो या इस तरह का नाम लेंगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगा नहीं वो कि अच्छा जरा बताइए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या था अब्राहम मैस्लो का। इतना आप अगर नाम ले रहे हैं, इतना पसंद करते हैं आप अब्राहम मैस्लो को, तो स्व पहचान या आत्मसिद्धि का एक कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, तो क्या था वो? और या और फिर उस तरह की बातें मैं पूछूं और फिर आप चुप हो जाएं, तो शब्द तो आप ही ने रखा है मेरे मुंह में।
प्रश्न आप ही ने दिया है मुझे आपसे पूछने के लिए, और फिर आप उसके बाद अब जवाब आपको पता नहीं है उन चीजों के, तो क्यों इस तरह की बातें बोले अपनी तरफ से हम। तो यहां बात कर रहे थे कि देखिए लिखा है यहां कि सामान्य रुचि की बातों पर प्रश्न पूछे जाने हैं, जनरल इंटरेस्ट। तो एक ये बात जो आपको यहां ध्यान रखनी चाहिए कि जनरल इंटरेस्ट या सामान्य रुचि की बातों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आप उसी में आगे लिखा है, यह साक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि उम्मीदवार लोक सेवा के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं है। नाम ही है पर्सनालिटी टेस्ट। व्यक्तित्व परीक्षण आम बोलचाल में हम इंटरव्यू कहते हैं उसे। तो व्यक्तित्व की दृष्टि से उम्मीदवार उपयुक्त है या नहीं, यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के उद्देश्य से की जाती है। तो उद्देश्य है मानसिक क्षमता को जांचना। द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरव्यू इज टू असेस द पर्सनल suitability ऑफ द कैंडिडेट फॉर अ करियर इन पब्लिक सर्विस बाय अ बोर्ड ऑफ competent and unbiased observers. The test is intended to judge the mental caliber of a candidate. तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह मानसिक जांच की परीक्षा है, मेंटल कैलिबर की जांच होनी है। यहां सामान्य रुचि से जुड़े प्रश्न पूछे जाने हैं। जो पहली बात आप देख रहे हैं, आपके व्यक्तित्व का उपयुक्त है यानी लोक सेवा के लिहाज से इसकी जांच होनी है। आगे बढ़ें और क्लियर किया गया है मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों को जांचना है, बल्कि सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करना है। तो मानसिक क्षमता, बौद्धिक गुणों को तो जांचना है, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का मूल्यांकन। अगर आपसे कोविड पूछा जा रहा है, कोरोना की दूसरी लहर पूछी जा रही है, अगर आपसे 3 तलाक पूछा जा रहा है या जनसंख्या नियंत्रण पूछा जा रहा है या बच्चियों की शादी की उम्र बढ़ाना पूछा जा रहा है, तो ये करंट इश्यूज हैं, इसलिए भी आपको जानना है। और साथ ही साथ पर्पज ऑफ इंटरव्यू में यूपीएससी ने यह बताया भी है कि सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का मूल्यांकन किया जाता है। समाज में रह के आपको काम करना है, आपको समाज में रहते हुए लोगों की सेवा करना है, प्रशासन चलाना है। और समाज के प्रति आपकी जागरूकता नहीं होगी, रुचि नहीं होगी आपकी, कैसे आप एक अच्छे प्रशासक साबित हो पाएंगे। इन बोर्ड टर्म्स, this is really an assessment of not only his intellectual qualities but also social traits and his interest in current affairs. देख लीजिए आप, करंट अफेयर्स, सामयिक घटनाओं में रुचि। बड़ी महत्वपूर्ण बात। मैं स्पेशली मॉक में बैठता हूं तो मुझे बाकी सेक्शन भी पूछता हूं जरूरत के अनुसार, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा फोकस इसी चीज पे होता है, इन्हीं 2 चीजों पे मेरा फोकस होता है सबसे ज्यादा, सामाजिक लक्षण और सामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स। मैं खुद कम से कम 3 घंटा 2 न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूं। कोरोना में लगभग लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ने बंद कर दिए कि अरे वो न्यूज़पेपर छूने से भी कोरोना हो जाएगा, ये वो, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया। 3 घंटा कम से कम 2 न्यूज़पेपर, जिस तरह से एक रूटीन में हम बाकी काम करते हैं, नहाना धोना या वो, उसी तरह से मेरे रूटीन का पार्ट है कम से कम 3 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना। और मुझे लगता है कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट को भी ऐसा जरूर करना चाहिए।
वो प्रीलिम्स हो, वो मेंस हो, और अब इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो एक बड़ा सेक्शन जो आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं वो करंट अफेयर्स पे ही बेस्ड होने हैं। तो उनकी जानकारी, उनके बारे में आपकी एक स्पष्ट दृष्टिकोण, आपका एक क्या विज़न है, वो अगर नहीं आपने डेवलप किया है तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते। किस्मत अगर रहे और बिना ये जानकारियों के भी हो जाए अलग बात है, लेकिन एक सामान्य अपेक्षा यही है कि आप इनके प्रति बहुत बेहतर तरीके से अवेयर हों। और देखिए, लिखा है कि इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, स्पष्ट और तर्क संगत प्रतिपादन की शक्ति, संतुलित निर्णय की शक्ति, रुचि की विविधता और गहराई, नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी की भी जांच की जा सकती है। मतलब क्या क्या बातें और देखी जा सकती हैं। पर्पज ऑफ इंटरव्यू बड़ा क्लियरली लिखा है यूपीएससी ने। इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, स्पष्ट और तर्क संगत प्रतिपादन की शक्ति, संतुलित निर्णय की शक्ति, रुचि की विविधता और गहराई, नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी, सम ऑफ द क्वालिटीज टू बी जज्ड आर। क्या क्वालिटीज देखी जा सकती हैं? तो मेंटल अलर्टनेस, क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमिलेशन, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट, वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटी फॉर सोशल कोहेशन एंड लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटीग्रिटी। हो सकता है या है भी कि जितना स्टैंडर्ड यूपीएससी का है, किसी भी लेवल पे, प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, उतना स्टैंडर्ड स्टेट सर्विस का नहीं है। बीपीएससी का भी स्टैंडर्ड उतना नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा पहले दिन से ये मानना है, जब से मैं इस तैयारी से जुड़ा हूँ, 25 साल हो गए मुझे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से जुड़े हुए। 1996 में मैं दिल्ली आया था और तब से अभी तक, पहले एज ए स्टूडेंट और फिर एज ए टीचर। तो मेरा तो पहले दिन से ये मानना है कि हम थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लें तो बुराई नहीं है, बजाय थोड़ा कम मेहनत करने के। कल के दिन मन में ये अफसोस नहीं रह जाए, ये मलाल नहीं रह जाए कि अरे ये और कर लिया होता। सब कर लें, थोड़ा ज़्यादा हो तो क्या नुकसान है। बस जो पर्पज है अगर वो पूरा हो जाए, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके ही तो कर ली जाए। दूसरों से अगर हम कुछ बेटर कर पाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके, तो क्या बुराई उसमें। और चूंकि अब हमने कहा कि बीपीएससी ने तो लिखा नहीं है पर्पज ऑफ इंटरव्यू, तो फिर क्या करें, फिर छोड़ दें, जाने ही नहीं कि पर्पज ऑफ इंटरव्यू क्या है। तो वैसी स्थिति में जिसने लिखा है कम से कम उसको जान लें कि वो क्या कह रहा है। तो कमोबेश रूप में 100% सेम नहीं होगा, लेकिन काफी कुछ मिलता जुलता होगा, क्योंकि भाई है तो सिविल सर्विस की ही भर्तियां। तो ऐसा थोड़ी है कि इनका जो ये पर्पज ऑफ इंटरव्यू है बीपीएससी में, उन सबसे कोई मतलब नहीं है, वो जीरो हो जाएगा। या ठीक है, वहां थोड़ा फैक्चुअल प्रश्न भी पूछ लिए जाएंगे, थोड़ा वन लाइनर प्रश्न भी पूछ लिए जाएंगे, यहाँ थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच ज्यादा होगी, लेकिन वहां बिल्कुल नहीं होगी एनालिटिकल अप्रोच या करेंट इश्यूज या सामयिक घटनाओं के प्रति रुचि। तो ऐसा भी नहीं है, थोड़ा रेशियो कम ज्यादा हो सकता है उन चीजों का। देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है कि साक्षात्कार में प्रति परीक्षण या क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रणाली नहीं अपनाई जाती है। क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता कि आपने जो जवाब दिया अब हम काटें, आपसे बहस करें, नहीं। कई बार आप गलत बोल रहे हैं तो ऐसा जरूर होता है कि सामने बोर्ड में बैठा व्यक्ति आपको सही कर देता है, आप थैंक्स बोलें, आगे बढ़ें। वाद विवाद का उद्देश्य नहीं है।
प्रति परीक्षण की प्रणाली नहीं अपनाई जाती। देखिए लिखा है इसमें, स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवार के मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु यह वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है। तो एक तरह से आपसी बातचीत वार्तालाप है ये। हां, कुछ पर्पज है उसका, यूं ही चाय की दुकान पे बैठे चार लोगों की गप नहीं है। The technique of the interview is not that of a strict cross examination but of a natural, though directed and purposive conversation which is intended to reveal the mental qualities of the candidate. कितना क्लियर आप देखिए, एक एक बात लिखी है यूपीएससी ने अपने पर्पज ऑफ इंटरव्यू में। और लास्ट एक देखें तो साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी जांच लिखित प्रश्न पत्रों से पहले ही हो चुकी है। The interview test is not intended to be a test either of the specialized or general knowledge of the candidates, which has been already tested through their written papers. तो ये काम तो हमने कर लिया मीन्स में। आपका जीके या कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो ऑप्शनल है या वो, यहाँ तो जो इतनी सारी चीजें हमने बताई आपको पर्पज ऑफ इंटरव्यू, तो यहाँ क्या देखा जाना है? जनरल इंटरेस्ट की बातें, सामाजिक घटनाएं, सामयिक करंट अफेयर से जुड़ी बातें, आपकी मानसिक बौद्धिक गुण क्षमताएं, ये चीजें देखी जानी है। ये पर्पज है इंटरव्यू का, इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। उम्मीदवार से आशा की जाती है, देखिए अब और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है उसी नोटिफिकेशन में ही, उम्मीदवार से आशा की जाती है कि वे न केवल अपने शैक्षणिक विशेष विषयों में ही पारंगत हों। अक्सर आप ये पूछते हैं, सबसे पूछते हैं जो कि आपके सीनियर हैं, गाइड हैं, कि सर क्या तैयारी करें इंटरव्यू की, क्या पढ़ें। तो देखिए लिखा है खुद यूपीएससी ने कि वे शैक्षणिक विशेष विषयों में पारंगत हों, बल्कि उन घटनाओं पर भी ध्यान दें जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही हैं। पूरा सिलेबस लिखा हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है। वास्तव में आप देखेंगे कितने लोग हैं, हम लोग जो जब फॉर्म भरते हैं, नोटिफिकेशन आता है, तो कितने लोग हैं जो ध्यान से उस नोटिफिकेशन को भी पढ़ते हैं। कितने लोग हैं जो बिना देखे बता सकते हैं कि पूरा सिलेबस क्या है उनका, ऑप्शनल का, जीएस का, उसी क्रम में बता दें। अदरवाइज इतनी बातें इतनी क्लियर लिखी हैं, कम से कम यूपीएससी में तो देखेंगे आप कि बहुत सारे मन के जो डाउट कंफ्यूजन है, जो हम 2 साल 4 साल जब तक तैयारी करते हैं वो हमेशा दिमाग में रहते हैं, डाउट कंफ्यूजन, वो शुरू से ही क्लियर हो जाए अगर हम ढंग से सबसे पहले अपना वो नोटिफिकेशन और सिलेबस पढ़ लें। तो देखिए वे उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे न केवल अपने शैक्षणिक विशेष विषयों में ही पारंगत हों, बल्कि उन घटनाओं पर भी ध्यान दें जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही हैं, तथा आधुनिक विचारधारा और नई नई खोजों में भी रुचि लें। जो किसी सुशिक्षित युवा में जिज्ञासा पैदा कर सकती हैं। एक बहुत जरूरी गुण माना गया है अच्छे लोक सेवक का जिज्ञासु प्रवृत्ति।
Candidates are expected to have taken an intelligent interest not only in their special subjects of academic study, but also in the events which are happening around them, both within and outside their own state or country, as well as in modern currents of thought and in new discoveries which should rouse the curiosity of well-educated youth. और निस्संदेह आप अपने आप को तो वेल एजुकेटेड यूथ कहेंगे। भाई सिविल सेवा परीक्षा में आपने प्रीलिम्स पास कर लिया, मेंस पास कर लिया, प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो कम से कम आप सुशिक्षित युवा हैं। तो आप में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी कितनी है या नहीं है, अपने अड़ोस पड़ोस के बारे में जानने की एक सबसे जरूरी गुण होता है ये लोक सेवक का। मैंने कुछ पीछे बताया आपको कि वो चाहे 3 तलाक हो या जनसंख्या नियंत्रण हो या जो भी इस तरह के चर्चित मुद्दे हैं, डेल्टा आया, डेल्टा प्लस आया, कई दुनिया के कई देशों में लैम्डा वेरिएंट भी आ गया। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि क्या है ये डेल्टा लैम्डा वेरिएंट, तो क्या ये नहीं पूछे जाने चाहिए आपसे, या क्या आपको इनके बड़ा क्लियर जवाब पता नहीं होने चाहिए? होना चाहिए पता। यहां तो बड़ा क्लियर लिखा है कि एक सुशिक्षित युवा से जो हम उम्मीद करते हैं कि देश राज्य के भीतर बाहर क्या हो रहा है, आधुनिक विचारधारा, नई नई खोजें, तो हमने कहा जो भी पूछा जाएगा, यद्यपि कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी उसका कुछ पर्पस जरूर होगा, उस पूछे जाने के पीछे तर्क जरूर होगा कि वो आपसे क्यों पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है कि हम इंटरव्यू को अपने अकॉर्डिंग एक दिशा दे पाएं, या क्या पूछा जाए हमसे इसमें हम भी भागीदारी निभा पाएं कि हाँ हमसे इसी तरह के प्रश्न पूछे जाए, और या जो पूछा जाए उसके लिए हम पहले से बहुत अच्छे से तैयार हों। अगर इन बातों को हम ध्यान दे दें तो सिलेबस देखिए, पूरा सिलेबस तो आ गया यहाँ। आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, शैक्षणिक विशेष विषयों में पारंगत हों, उसके अलावा करंट अफेयर्स है, नए नए डेवलपमेंट हैं, आधुनिक विचारधारा है, तो ये सारी बातें अगर आपने जान ली हैं तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो गई है। पूरी तो कभी नहीं होती, लेकिन कहने का मतलब कि आप हैं तैयार कि अब आप एक इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। देखिए यूपीपीसीएस ने 2 लाइन में लिखा है पर्पज ऑफ इंटरव्यू। यहां मैं लगभग बराबर स्टैंडर्ड मानता हूं यूपी का, बिहार का या और किसी स्टेट सर्विस का। तो यूपीपीसीएस ने जो पर्पज ऑफ इंटरव्यू लिखा है कि यह परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचि के विषयों से संबंधित होगी। The test will relate to the matter of general interest, keeping the matter of academic interest and for general awareness, intelligence, character, expression power, personality and general suitability for the service। लगभग वही बातें जो बहुत डिटेल से यूपीएससी ने लिख दी, इन्होंने संक्षेप में बताने का प्रयास किया कि पर्पस ऑफ इंटरव्यू क्या है।
एक बार यूपीएससी के चेयरमैन से पूछा जा रहा था कि आप इंटरव्यू लेते हैं तो क्या क्वालिटी देखते हैं, और उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा सबसे पहली क्वालिटी और गुण कि स्टूडेंट में डिसीजन मेकिंग पावर है या नहीं है। मैं इसके अलावा बता रहा हूं कि चूंकि बहुत सारे गुण हैं, तो एक बहुत जरूरी गुण कि आप में डिसीजन मेकिंग पावर है या नहीं। उन्होंने कहा कि केवल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं, बल्कि क्विक डिसीजन मेकिंग पावर है या नहीं। और केवल क्विक डिसीजन मेकिंग पावर नहीं, बल्कि राइट डिसीजन मेकिंग पावर है या नहीं। तो निर्णय क्षमता हो, तेजी से निर्णय क्षमता हो और सही निर्णय क्षमता हो। भाई प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे आप, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या और जिन विभिन्न पदों पे जाएंगे, अक्सर आपके सामने ऐसी समस्याएं, ऐसी चुनौतियां होंगी कि जहां आपको बहुत जल्दी, बहुत तेजी से सही निर्णय लेने की अपेक्षा की जाएगी। आपके एक फैसले पे कानून व्यवस्था की स्थिति बनना, बिगड़ना या और दूसरे इस तरह की घटनाएं काफी हद तक निर्भर होंगी। तो एक प्रशासक का बहुत जरूरी गुण माना गया है डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग एंड राइट डिसीजन मेकिंग। अक्सर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप अपनी 3 क्वालिटी बताइए कि आपको प्रशासन में शामिल किया जाए, या एक अच्छे प्रशासक में आप किन गुणों का होना जरूरी मानते हैं, आप में वो गुण हैं, नहीं हैं, कैसे हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न इंटरव्यू में। जो ये पर्पज ऑफ इंटरव्यू आप देख रहे हैं, इसी में देखिए कितनी सारी बातें यहां आ गई हैं कि आपसे क्या जांच की जाएगी, मतलब किन बातों, किन गुणों की अपेक्षा की जाएगी। अब लिखा है उसमें कि आपकी जिज्ञासा की जांच है, तो अगर हम ये गुण बताते हैं कि हम बहुत ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, तो या हम में निर्णय क्षमता है, तो आपको कितने सारे प्रश्नों के जवाब भी खुद यहां मिल गए हैं। तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, वो तो पता लग ही रहा है आपको यहां से, लेकिन कई सारे प्रश्नों के जवाब भी यहां छुपे हुए हैं। तो ये एक सबसे जरूरी बात है जो आपको यहां पता होना चाहिए। बीपीएससी में मैंने देखा, वहां पर्पज ऑफ इंटरव्यू तो कुछ नहीं मिला मुझे, 2-3 बातें जो लिखी हुई थी वो जनरल सी बातें हैं, कुछ पर्पज नहीं लिखा है उसमें। जो बातें मिली मुझे वो मैंने यहाँ लाई बीपीएससी की भी, कि मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होगा। तदुपरांत मुख्य परीक्षा के 900 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक, कुल 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। आयोग सफल उम्मीदवार को उनमें से किसी भी सेवा या पद के लिए अनुशंसित करने का अधिकार रखता है जिसके लिए उम्मीदवार ने इच्छा प्रकट की है तथा जिसके लिए आयोग उसे योग्य समझता है। बस बीपीएससी में ये लिखा है, कहीं भी वो जो हमने अब तक आपसे चर्चाएं की वो कहीं जिक्र नहीं है यहाँ बीपीएससी में। इसीलिए फिर मैंने आपसे वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस में था तो वो आपको बताया कि क्या होता है पर्पज ऑफ इंटरव्यू, किस लिहाज से, किस हिसाब से आप तैयारी करें, किन बातों का आप ध्यान रखें। अब ये यहां हम नहीं जाएंगे बहुत डेप्थ में। ब्रिटेन अब उतना मैंने कहा नहीं चलेंगे, बिहार के लिए अब उतना तो खैर नहीं, अब उतना चलें आगे। ये जरूर एक बात यहां आप के कई सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए काम आ सकती है। ब्रिटेन में एक कमेटी बनाई गई थी, नोलन कमेटी। नोलन कमेटी शासन व्यवस्था में नैतिकता, एथिक्स इन गवर्नेंस से जुड़ी हुई एक कमेटी थी और उस कमेटी ने 7 प्रमुख सिद्धांत बताए थे सार्वजनिक जीवन में नैतिकता से जुड़े हुए, एथिक्स इन पब्लिक लाइफ। तो 7 बेसिक थ्योरीज या प्रिंसिपल्स की बात की थी नोलन कमेटी ने, और वो मुझे लगता है कि एक सफल प्रशासक के लिए बहुत जरूरी गुण भी हैं।
तो इसलिए यहां ये मैं आपके सामने यहां लाया हूं कि जैसा मैंने कहा, इस तरह के प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं। यही कि एक सफल प्रशासक के कौन से गुण हैं, आपके अपने 3 गुण बताइए। यहां से चुन सकते हैं आप। नोलन कमेटी ने बताए हैं, ये बहुत पॉपुलर कमेटी है, ये पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है, थी बेसिकली ब्रिटेन की कमेटी। उन्होंने जो 7 सिद्धांत बताए सार्वजनिक जीवन के, एक सफल प्रशासक के गुण हम जिन्हें कहें। पहला निस्वार्थ निष्ठा, सेल्फलेसनेस। दूसरा सत्य निष्ठा या इंटीग्रिटी। तीसरा विषय निष्ठा या ऑब्जेक्टिविटी। चौथा अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही। पांचवा ओपननेस या खुलापन। छठा ऑनेस्टी या ईमानदारी। और सातवां नेतृत्व या लीडरशिप। आप बता दीजिए इनमें से 2-3 गुण जो आपको अच्छे लग रहे हो, जो वास्तव में आपको लगता हो कि हाँ मैं हूं, मैं भेदभाव नहीं करता हूं, बड़ा ऑब्जेक्टिविटी का गुण है मेरे में, पक्षपात भेदभाव ये चीजें नहीं है मेरे में, मैं ईमानदार हूं या जवाबदेह या जो भी आपको हमने कहा लग रहा है, आप बता सकते हैं इसमें। इनके मतलब क्या हैं ये आप थोड़ा नेट पे भी सर्च कर सकते हैं इसको। वैसे मैंने यहाँ स्लाइड्स बनाई हुई हैं, लेकिन अब वो उतना मुझे नहीं लग रहा कि फिर अब मैं चर्चा करूं। बस वो 7 गुण आप ध्यान रखें। और इन्हीं सब बातों के आधार पे जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने एक कहे कि सिलेबस तैयार किया है कि किस तरह के कहां से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू नाम दिया कि कहां से प्रश्न बनते हैं आपसे। तो वो चीजें जनरल सी बातें हैं, अब बायोडेटा बेस्ड, वहां नहीं होना है बायोडेटा, लेकिन जो भी 2-4 बातें आप बताते हैं, मैंने कहा उसी आधार पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उससे जुड़े हुए प्रश्न, आपकी हॉबी से जुड़े हुए प्रश्न, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो करंट इश्यूज हैं, अगर आप वर्किंग हैं तो जो आपका जॉब या वर्क प्रोफाइल है, सिचुएशन बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। और बिहार स्पेशल, तो इन 7-8 कैटेगरी या टॉपिक में मुझे लगता है कि आप इस तरह से कर ही रहे होंगे, तैयारी करवाई जा रही है यहां भी तैयारी आपको। मैंने कहा मैं बस अपने अकॉर्डिंग आपसे वो चर्चाएं कर रहा हूं। तो इन 7-8 कैटेगरी में बांट के आप तैयारी यहां कर सकते हैं। बायोडेटा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हॉबी, आपका ऑप्शनल, करंट इश्यूज, उसमें नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, नौकरी कर रहे तो जॉब, वर्क प्रोफाइल, सिचुएशन बेस्ड और बिहार स्पेशल। थोड़ा सा मैं दूसरे रूप में उसी बात को कहता हूं कि सिलेबस ऑफ इंटरव्यू क्या होता है। अब तक वैसे आप ये बातें समझ गए होंगे, उस पर्पस ऑफ इंटरव्यू में ही सब छुपा हुआ है। सिलेबस ऑफ इंटरव्यू क्या है, तो मैं कहता हूं यहां हमेशा कि आप अपने आप से शुरुआत कीजिए तैयारी की। एक अगर सर्किल बनाते हैं हम तो सर्किल के सेंटर में आप हैं, और सर्किल के सेंटर में आप हैं। सबसे पहले आपको अपने बारे में जानना है, और फिर आगे बढ़ते जाना है। अपना परिवार, अपना समाज, अपना गांव, जिला, और बाकी देखिए लिखा है कि स्टेट, कंट्री, वर्ल्ड, ये तो पीछे ही लिखा हुआ है कि राज्य, राज्य के बाहर, देश, देश के बाहर।
शुरुआत अपने आप से, सबसे पहले तो अपने बारे में जाने। अपने बारे में जानने में ही वो सब बातें आ गई कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपका ऑप्शनल क्या है। तो ये हम अपने ही बारे में तो जान रहे हैं सब। तो सर्किल इस तरह से बढ़ा करते जाइए कि सबसे पहले अपने बारे में सब जान लीजिए और फिर आगे बढ़ते बढ़ते पूरा देश दुनिया जहां तक पहुंच पाए तो पहुंच जाइए आप। और इस तरह से अगर तैयारी कर लेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको तैयारी में भी, और जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है इंटरव्यू में उनके जवाब देने में भी। करंट अफेयर्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है जो आप बार बार देख रहे हैं। उसके लिए एक दो न्यूज़पेपर अभी आपके 2 अगस्त से मेरे ख्याल से इंटरव्यू शुरू हैं, 2 या 3 अगस्त जो भी। तो अभी भी देखिए 15-17 दिन है, फिर जिसका जिस दिन इंटरव्यू है। न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ें। कल परसों ही आप में से जो लोग यहाँ मॉक दे रहे हैं तो मैं रहूँगा मॉक में। और मैं देखिए मैं वही मैंने कहा और भी चीज़ें पूछता हूँ, ऑप्शनल भी आपके या बाकी चीज़ें भी, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा फोकस करंट इश्यूज पे ही होता है क्योंकि ये एक बड़ी महत्वपूर्ण पक्ष है जो जैसा लिखा भी है पर्पज ऑफ इंटरव्यू में, और मुझे भी बिल्कुल सही लगता है कि क्यूरियोसिटी या उदार जिज्ञासा जो एक सुशिक्षित युवा से अपेक्षा की जाती है। हमें अपने देश अपने राज्य में सोते हुए प्रशासक नहीं चाहिए। देखिए जो सच्चाई है, कम से कम मेरा मानना ऐसा है, और मुझे लगता है कि यूपीएससी या बीपीएससी या यूपीपीसीएस का भी ये मानना तो है ही कि सोते हुए प्रशासक नहीं चाहिए हमें, जिन्हें अपने आस पड़ोस के बारे में जानने में दिलचस्पी नहीं हो। आस पड़ोस के जानने के बारे में वो दिलचस्पी नहीं, सास बहू वाली दिलचस्पी की किसके घर में क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा, तो वो पंचायत वाली दिलचस्पी नहीं, वो दिलचस्पी जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं, सामाजिक मुद्दे उनकी दिलचस्पी, सामयिक घटनाएं उनकी दिलचस्पी। तो ये तो कुछ ऐसी बातें जो मैं शुरू में मैंने कहा कि ओवरऑल मैं कुछ चर्चा करूंगा आपसे कि शायद आपको मदद मिले अपनी तैयारी में। हो सकता है आप जितनी मैंने ये बातें की कुछ आप जानते भी होंगे इसमें, और कुछ अगर नहीं जानते होंगे तो वो अब आप इनको भी ध्यान में रखें। इनमें से जितनी बातें आपको अब मेरी पसंद आई या नहीं, हालांकि मैंने तो वही बताया जो ऑन पेपर है यूपीएससी या बी और दूसरे जगहों के साइट पे है या उनके नोटिफिकेशन में है, तो इसलिए अब इनसे नाराज होना या ना मानना जैसा मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं है। फिर भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब इसमें किन बातों को आपको ध्यान रखना है, कैसे अपनी तैयारी को दिशा देनी है। थोड़ा सा अब इसके बाद मैं बात करूं आपसे कि कुछ प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस से जुड़े हुए, भले ऑप्शनल आपका पब्लिक एडमिशन है या नहीं है ये इशू नहीं है, पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल ना हो लेकिन जा रहे हैं आप प्रशासन में ही, तो इसलिए प्रशासन से जुड़ी कुछ मूलभूत बातों की जानकारी होने की अपेक्षा आपसे जरूर की जाती है, और इसीलिए उस तरह के प्रश्न भी आपसे जरूर पूछे जाते हैं। एक बड़ा कॉमन प्रश्न है जो सबसे पूछा जाता है, रमेश इसको बंद कैसे करेंगे?
अच्छा, अब आ रही होगी आवाज। ओके, सॉरी, वो 1 मिनट के लिए माइक मैंने बंद किया और भूल गया। अब आ रही आवाज? हाँ ठीक है, चलिए तो मैं रिपीट कर देता हूं बात। मैंने कहा अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट तो ओवरऑल मैंने आपको कुछ चीजें डिस्कस की। सेकेंड पार्ट की अब प्रशासन और सुशासन या एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस से जुड़ी कुछ बातें, जो प्रश्न लगभग हर आदमी से आप लोगों से पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में, या संभावना है कि पूछे जाएंगे। भले आपका ऑप्शनल कुछ भी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल हो नहीं हो, लेकिन जाना तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में ही है। तो भले ऑप्शनल ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, कुछ और होगा, लेकिन प्रशासन के कई मुद्दे और पहलू ऐसे हैं कि जो हर आदमी को जानने चाहिए, अपेक्षा की जाती है। कलेक्टर के या डिप्टी कलेक्टर के क्या काम होते हैं, आप कहें कि नहीं मेरा तो ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो बात ज्योग्राफी ऑप्शनल की थोड़ी है। आप अगर एसडीएम बनने जा रहे हैं और एसडीएम के काम ही नहीं पता आपको, बहुत सारे लोग जब ये प्रश्न पूछा जाता है, यही मॉक में हम लोग प्रश्न पूछते हैं, मैं ही पूछता हूं या और कोई मॉक पैनल के साथी पूछते हैं कि आप क्यों बिहार प्रशासन में जाना चाहते हैं, तो अक्सर आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब होता है कि डाइवर्सिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी ऑफ वर्क। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी जॉब में ऑलरेडी हैं, ज़्यादा सैलरी पा रहे हैं, 1-1 लाख या उससे ज़्यादा सैलरी पा रहे हैं, और फिर यहाँ वो आपके इंटरव्यू दे रहे हैं बीपीएससी के। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों यहाँ आना चाहते हैं उतनी अच्छी जॉब को छोड़ के? ना उतना पैसा है यहाँ, ना उतनी सुख सुविधाएं हैं यहाँ। फिर तो जवाब होता है कि डाइवर्सिटी ऑफ वर्क। यहाँ हम अभी जहाँ हैं एक जैसा काम है, एक ही तरह का, तो वहाँ हमें डिफरेंट टाइप के काम। तो मैं सबसे पहला फिर यही पूछता हूँ कि जरा बता दीजिए तो वो डिफरेंट काम क्या होते हैं, कुछ हमें डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम के कुछ काम गिना दीजिए। तो अगेन मैंने कहा कि वर्ड तो आप ही ने रखा ना मेरे मुंह में कि डाइवर्सिटी ऑफ वर्क। तो जब डाइवर्सिटी ऑफ वर्ड डाइवर्सिटी ऑफ वर्क, ये वर्ड आप मेरे मुंह में रख रहे हैं और आप ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि अब वो डाइवर्सिटी में आपसे पूछूंगा, तो फिर ये तो गलत कर रहे हैं आप। और अगर वो फिर आप पब्लिक एडमिशन का जानकार होगा तो वो ये भी जरूर पूछेगा फिर आपसे कि चलिए मान लिया कि एसडीएम के कामों में डाइवर्सिटी ऑफ वर्क है, लेकिन डीवाईएसपी के काम में क्या डाइवर्सिटी, अब जरा ये भी बता दीजिए फिर आप। या रेवेन्यू ऑफिसर या और जितनी दूसरी पोस्ट है उनमें क्या डाइवर्सिटी ऑफ वर्क है, जरा ये भी बता दीजिए आप। हमारे देश की एकमात्र जर्नलिस्ट या सामान्य सेवा, प्रशासनिक सेवा है वो आईएएस हो या आपके बीएएस हो। उसमें चलिए आपको डिफरेंट टाइप के काम करने हैं, अदरवाइज बाकी जितनी सेवाएं हैं वो सब विशेषज्ञ सेवाएं कहलाती हैं, स्पेशलिस्ट हैं सब। उनमें विशेषज्ञता है, एक फील्ड एक क्षेत्र की विशेषज्ञता, तो उसी से जुड़े काम आपको करने हो, तो उसमें आप बहुत सारी डाइवर्सिटी नहीं गिना सकते या बता सकते हैं आप। भाई आप बीपीएस बनेंगे, बिहार पुलिस सर्विस में जाएंगे, उसमें कौन कौन सी डाइवर्सिटी आप गिना देंगे? बीएएस में तो गिना सकते हैं कि भाई हैं वास्तव में उनके अलग अलग तरह के काम, क्योंकि वो एकमात्र मल्टीपर्पज सर्विस हमारे देश की या राज्य की है, प्रशासनिक सेवा। वो हमने कहा आईएएस हो या बीएएस हो, अदरवाइज बाकी सब विशेषज्ञ सेवाएं हैं, उनमें उतनी डाइवर्सिटी नहीं है, वो विशेषज्ञ हैं, एक ही फील्ड से जुड़े, एक ही क्षेत्र से जुड़े काम किए जाते हैं वहां। तो फिर आपको कुछ और बातें भी दिमाग में होनी चाहिए। पहली बात तो डाइवर्सिटी कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना कहें, किसी प्राइवेट कंपनी की जॉब से तो नो डाउट डाइवर्सिटी ज्यादा है, लेकिन आप उसमें चैलेंज ऑफ वर्क भी बात कर सकते हैं, उसमें एक जॉब सेटिस्फैक्शन की भी आप बात कर सकते हैं कि हम प्राइवेट कंपनी में भले 1.5 लाख की नौकरी कर रहे हैं, वहां जॉब कर रहे हैं, यहां हम सर्विस करेंगे तो वो एक सर्विस का जो सेटिस्फैक्शन है वो हमें मिलना है।
तो केवल बस वो एक शब्द रट लेने से ही काम नहीं चलना है कि डाइवर्सिटी ऑफ वर्क। चैलेंज भी है, वहां नहीं हमारे सामने वो चैलेंज आते हैं और मुझे लगता है कि मैं बड़े से बड़े चैलेंज से निपटने में सक्षम हूं। या सर्विस का सेटिस्फैक्शन यहां मुझे मिलेगा, मेरा नेचर मुझे लगता है कि ऐसा है कि मैं जनता के बीच में रहते हुए उनकी सेवा से जुड़े जो भी काम है, और मतलब कहने का अगेन कभी ये नहीं कहूंगा कि बस कोई एक वर्ड आप मेरा रट लीजिए और सारे लोग वही बोलिए, जैसा कि अक्सर मैं देखता हूं मॉक में लगभग लोगों का एक ही जवाब, डाइवर्सिटी ऑफ वर्क। कई बार मुझे तो गुस्सा आ जाती है कि, और उसके बाद भी जब डाइवर्सिटी का मतलब नहीं बता पाते हैं तब। तो इस तरह की रटी रटाई रटंतु तोता बनने की जरूरत नहीं है। जवाब दे रहे हैं तो बार बार मैं कह रहा हूं कि फिर उस जवाब से जुड़ा हुआ जो अगला प्रश्न होगा उसके लिए भी तैयार रहें, तब वैसा जवाब दें, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें आप अपने जवाब में। जानकार नहीं होगा सामने तब तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मान के हम नहीं चल सकते कि वहां जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो जानकार नहीं है। तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए कि अगर डाइवर्सिटी बोल रहे हैं आप तो क्या है वो डाइवर्सिटी। तो मैं बात कर रहा हूं कि प्रशासन सुशासन से जुड़े बहुत सारे ऐसे प्रश्न। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही है कि सुशासन क्या है, व्हाट इज गुड गवर्नेंस। और बिहार के लिए तो स्पेशली ये बहुत चर्चित, बहुत हॉट टॉपिक हमेशा से है। स्पेशली इधर अब जो सुशासन बाबू ही, हमने कहा एक नाम ही प्रचलित है सीएम का, तो सुशासन क्या है हमें तो ये तो जाननी चाहिए। और अगर सुशासन है तो कुछ कुशासन भी फिर जरूर रहा होगा। क्या है गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट, कब आया है, क्यों आया है। तो सुशासन को अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो जनता की अपेक्षाओं के अनुसार शासन का संचालन। सुशासन से जुड़े फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट या टॉपिक्स हैं। गुड गवर्नेंस तो फिर स्मार्ट गवर्नेंस क्या है, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार शासन। बेसिकली जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है ये वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट है। 1989 में जो सब सहारा कंट्रीज हैं वहां के डेवलपमेंट के संदर्भ में विश्व बैंक ने यूज किया था इस कॉन्सेप्ट का। फिर 1992 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, शासन एवं विकास के नाम से। उसमें वर्ल्ड बैंक ने फिर डिटेल डिस्कशन किया था इस टॉपिक की, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसके कुछ पैरामीटर, कुछ स्टैंडर्ड बताए थे वर्ल्ड बैंक ने। एलपीजी की नीतियों के संदर्भ में आया कॉन्सेप्ट था, जबकि हमें एफडीआई को, विदेशी निवेश को आकर्षित करना है अपने देश में, अपने राज्य में। उसके लिए हमें अपने देश की जो छवि है वो बेहतर बनानी है दुनिया के सामने, और उस बेहतर छवि के लिए जरूरी है कि हमारे देश, हमारे राज्य में गुड गवर्नेंस हो। तो विश्व बैंक ने इसके कुछ पैरामीटर तय किए, बहुत सारी बातें उसमें, रूल ऑफ लॉ भी है उसमें ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन भी है, विधि का शासन, मानवाधिकार संरक्षण, राजनीति प्रशासन का उत्तरदायित्व भी है उसमें ट्रांसपेरेंसी भी है, उसमें अकाउंटेबिलिटी भी है, उसमें पीपुल्स पार्टिसिपेशन भी है। कई बातें जिनको शामिल किया गया गुड गवर्नेंस में, कि अगर वो पैरामीटर हो रहे हैं फॉलो तो हम उस देश, उस राज्य को गुड गवर्नेंस की कैटेगरी में रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। हमारे यहां आप देखें गुड गवर्नेंस इंडेक्स शुरू किया है, जारी करना नीति आयोग ने। दुर्भाग्य से बिहार का स्थान सबसे नीचे रहा है उसमें।
तो हमने कहा ये तो एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इससे जुड़ी जो भी चीजें वो आपको पता होनी चाहिए। कब हम जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे? जब प्रशासन में उत्तरदायित्व होगा, जब प्रशासन में जवाबदेही होगी, जब प्रशासन में सत्यनिष्ठा होगी, लोगों की भागीदारी होगी प्रशासन में। जब लोगों की भागीदारी होगी तभी हमें पता लगेगा कि जनता की अपेक्षाएं, शिकायतें, समस्याएं क्या हैं। तभी हम उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा बेहतर वास्तविक नीतियां बना पाएंगे, लोगों का सपोर्ट तभी जुटा पाएंगे, ज़्यादा बेहतर ढंग से उन नीतियों को लागू तभी कर पाएंगे। स्मार्ट गवर्नेंस, जी इसीलिए मैं बता रहा हूं कि क्यों सुशासन बाबू कहा जाता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गुड गवर्नेंस के कुछ पैरामीटर हैं उनके लिए नीतीश कुमार के शासनकाल में काम हुए हैं, इसीलिए उन्हें सुशासन बाबू कहा गया है। जी सारे कीवर्ड मैं बता ही रहा हूं आपको इंग्लिश में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, पीपुल्स पार्टिसिपेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, रूल ऑफ लॉ है, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन है। वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में भी चाहिए है, वो हमें पॉलिटिक्स में भी चाहिए है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी चाहिए है हमें। ये सब कुछ पैरामीटर हैं गुड गवर्नेंस के। अब दुर्गेश जी इसलिए है क्योंकि अब हम तो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो और राज्यों में और बेहतर काम हुए हैं, और राज्यों में और पहले से चूंकि काम हो रहे थे, बिहार में अब हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। तो केवल हम बिहार की ही तुलना करें, पहले का बिहार और अब का बिहार, तो चीजें बेटर हैं। लेकिन जब बिहार की तुलना बिहार के बाहर से करते हैं तो फिर वहां पिछड़ जा रहे हैं। लेकिन चूंकि जिस तरीके से जितने प्रयास हो रहे हैं बिहार में कि बहुत जल्दी हम बाकी राज्यों से कंपेयर करेंगे तब भी स्थिति बेहतर हो जाएगी हमारी। तो इसलिए अभी हम नीचे हैं, कारण कि हमने कहा हम अब तमिलनाडु से कंपेयर करें या केरल से कंपेयर करें तो अब वहां लंबे समय से चल रहे हैं वो गुड गवर्नेंस के प्रयास, और हमने अब इधर 10 साल से 15 साल से शुरू किए हैं वो प्रयास। तो नेचुरल सी बात है कि वो आगे निकल गए हैं और अब हम धीरे धीरे उस मेकअप कर रहे हैं, वो जो गैप हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। बिहार में राइट टू सर्विस एक्ट लाया गया, सेवा का अधिकार कानून। बिहार में पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए कानून लाया गया, जनता की शिकायतों के समाधान का कानून। बिहार में राइट टू इंफॉर्मेशन या आरटीआई को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे इनोवेटिव एक्शन लिए गए जो बाकी देश में नहीं हुए या बाद में हुए। कॉल सेंटर, बिहार का एक केस स्टडी हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले बिहार में एक कॉल सेंटर शुरू किया गया था आरटीआई को बेहतर बनाने के लिए। तो इन सब आधारों पे हम कहते हैं सुशासन बाबू कि सुशासन के जो पैरामीटर हैं उनको पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है, किया गया है। अब यहीं देखिए आप कि हम अकाउंटेबिलिटी बोलेंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे, और तो अब फिर संभावना है कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या अंतर है। मिलते जुलते शब्द हैं, आम बोलचाल में हम पर्यायवाची के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों को। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हिंदी में कहते हैं उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं जवाबदेही। आम बोलचाल में पर्यायवाची के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों को। अब आप बता रहे कि गुड गवर्नेंस के कुछ पैरामीटर, तो आपने उसमें कहा आर्ट,
ART, आर्ट मतलब अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तुरंत अगले प्रश्न के लिए तैयार कीजिए कि आर्ट में जो ए है और आर है, जो आप बता रहे हैं अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बता दीजिए जरा। आम बोलचाल में तो ये सिनोनिम्स, पर्यायवाची के तौर पर इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। पब्लिक एडमिशन का सिलेबस देखेंगे आप तो इंग्लिश में लिखा है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, और हिंदी के सिलेबस में लिखा है उत्तरदायित्व नियंत्रण। जबकि वैसे अकाउंटेबिलिटी का हिंदी जवाबदेही है, वो उत्तरदायित्व को इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो तैयार रहिए आप अगले प्रश्न के लिए कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत मामूली सा अंतर होता है। जो जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी है उसमें कानूनी पक्ष ज्यादा होता है, लीगल, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें मोरल या नैतिक पक्ष ज्यादा होता है। और एक सबसे अच्छा उदाहरण, बल्कि दो उदाहरण से आप इस बात को समझ सकते हैं। एक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, और दूसरा सिटीजन चार्टर और राइट टू सर्विस। फंडामेंटल राइट में आप देखते हैं कि ये न्यायालय द्वारा लागू होने योग्य हैं। सरकारें कानूनन बल्कि संवैधानिक दृष्टि से बाध्य हैं कि मूल अधिकार दें हमें, नहीं तो आर्टिकल 32 और 226 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहीं डीपीएसपी में लिखी बातें न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, वो सरकार की मर्जी पे है कि अगर सरकार अपने आप को उतना सक्षम पाती है तो उनमें लिखी बातों को इंप्लीमेंट करे, अदरवाइज कोई बात नहीं, वो इन्फोर्सेबल नहीं है न्यायालय द्वारा। मतलब मूल अधिकारों के लिए सरकारें हमारे प्रति अकाउंटेबल हैं और डीपीएसपी के लिए सरकारें हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। निदेशक तत्वों में लिखी बातें सरकार के राज्य के नैतिक कर्तव्य हैं। आप आर्टिकल देखिए 36, 37। मोरल ड्यूटीज, नैतिक कर्तव्य के रूप में निदेशक तत्वों की चर्चा की गई है, और जबकि मूल अधिकार तो बाध्यकारी है। तो एक जगह जवाबदेही है, दूसरी जगह उत्तरदायित्व है। आम बोलचाल में हमने कहा पर्यायवाची है। बिहार में जो राइट टू पब्लिक सर्विस है, लोक सेवा गारंटी कानून, वहां अकाउंटेबिलिटी है। और एक कॉन्सेप्ट जो प्रचलित है हमारे देश में, बेसिकली ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है सिटीजन चार्टर या नागरिक अधिकार पत्र, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। थोड़ा सा उसको भी 2 मिनट यहां इसलिए जान लें क्योंकि राइट टू पब्लिक सर्विस तो आपको जानना ही है। क्योंकि अक्सर फिर आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेवा के अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र में क्या अंतर है। जो नागरिक अधिकार पत्र का कॉन्सेप्ट है बेसिकली उसी का अपग्रेड वर्जन है फिर राइट टू सर्विस या सेवा का अधिकार। 1991 में जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जॉन मेजर, तब वहां कॉन्सेप्ट आया था सिटीजन चार्टर का। सिटीजन चार्टर में सरकार का कोई विभाग लिखित रूप में यह बताता है कि उसकी हमारे आपके प्रति क्या ड्यूटीज, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और हमारे उस डिपार्टमेंट के प्रति क्या राइट्स हैं। तो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, मुश्किल से 1-2 पेज का वो डॉक्यूमेंट होता है छोटा सा,
एक तरफ उस डॉक्यूमेंट में ये मेंशन होता है कि उस डिपार्टमेंट के जो उसके कस्टमर, उसके सेवा लेने वाले लोग हैं, उनके प्रति उसकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और दूसरी तरफ इन लोगों की उस विभाग के प्रति राइट्स क्या हैं। साथ में यह भी मेंशन होता है कि उस विभाग के जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें वो कितने समय में पूरा करेगा, टाइम मेंशन होता है। किस क्वालिटी के साथ पूरा करेगा तो वो क्वालिटी भी मेंशन होती है। किन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए पूरा करेगा वो भी मेंशन होता है। अगर वो विभाग अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर रहा है टाइमली, हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर नीचे ये भी मेंशन होता है कि हम कहाँ शिकायत कर सकते हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होगा, किसके पास शिकायत करेंगे, उसका मोबाइल नंबर या मेल ईमेल आईडी या जो भी वो मेंशन होता है उसमें। ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है जिसे कहा जाता है सिटीजन चार्टर या नागरिक अधिकार पत्र। बिल्कुल आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, यही सब प्रश्न तो जो हमने कहा पूछे जाते हैं। सुशासन पूछा जाना है, सुशासन में ही जैसी आपने बताया उत्तरदायित्व जवाबदेही, या आपने गुण बता दिए आपने कि मुझ में ये गुण है, तो तुरंत अगला हमने कहा प्रश्न ये है कि अच्छा इन दोनों का जरा अंतर ही बता दो एक एक लाइन में। कि क्या अंतर है अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अगर भाई ये शब्द आप बोल रहे हैं तो अगेन बार बार मैं कह रहा हूं कि जो शब्द आप बोल रहे हैं हम तो आप ही से कह रहे हैं कि अच्छा जो शब्द आपने कहा है बता दो कि वो क्या होता है। कई लोगों ने धर्मोक में जब मैंने पूछा कि बताइए आप अपनी 3 क्वालिटी, तो उन्होंने कहा मैं बड़ा ईमानदार हूं। मैंने कहा ये आपको कैसे पता लग गया कि आप बड़े ईमानदार हैं? वो अच्छा ईमानदार है, जरा ये बताइए कि सत्यनिष्ठा ईमानदारी में क्या अंतर है, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी क्या डिफरेंस होता है दोनों में? अब नहीं पता इसका हमें, बस हम ईमानदार हैं, कैसे ईमानदार हैं वो हमें नहीं पता, ईमानदारी क्या होती है ये नहीं पता हमें। तो फिर क्यों बोल रहे हैं आप ऐसी बात? बोल रहे हैं तो फिर जानिए तो कि ईमानदार हैं तो क्या मतलब है ईमानदारी का, और ईमानदार हैं तो फिर सत्यनिष्ठा भी जान लीजिए कि फिर सत्यनिष्ठा और ईमानदारी दोनों, इनमें क्या अंतर है, एक ही है कि अलग अलग है। तो उसी तरह की हम बात कर रहे हैं। और बेसिकली आप देखेंगे तो इंटरव्यू में यही सब पूछा जाता है, आपको लोक सेवक बनना है कि नौकरशाह बनना है। नौकरशाही क्या होती है, लोक सेवा क्या होती है, आप क्या बनना चाहते हैं? आप लोक सेवक बनना चाहते हैं कि आप नौकरशाह बनना चाहते हैं? क्या अंतर है इन दोनों में? वैसे लगता है कि बच्चों जैसे प्रश्न है। कितने लोगों से मैंने अभी मॉक में पूछा कि अच्छा आप राज्य सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, जरा बता दीजिए कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। सारा पढ़ गए, बड़ा बड़ा दुनिया का तालिबान और अफगानिस्तान ये वो, और जो करने जा रहे हैं उसका प्रोविजन तो भूल ही गए पढ़ना कि अरे सिविल सेवा में जा रहे हैं हम, तो सिविल सेवा में अगर सिविल सेवा के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन किए गए हैं तो कौन से प्रोविजन किए गए हैं और कहां किए गए हैं, यही नहीं पढ़ पाए हम, यही नहीं पता हमें। तो इसीलिए मैंने कहा कि शुरुआत इंटरव्यू की जो तैयारी है वो अपने आप से कीजिए, पहले अपने बारे में, फिर आगे बढ़ते बढ़ते तब सब जानिए। लेकिन मतलब हमारे संविधान में कितने तरह की सिविल सेवाएं हैं, लिखा है संविधान में, आर्टिकल 311 क्या है, राज्य सेवा से जुड़े प्रावधान क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपको नहीं होना चाहिए पता ये सब, लोक सेवा क्या है, नौकरशाही क्या है, आपको क्या बनना है। तो उसी तरह के ये सब हम शब्द बात कर रहे हैं कि उत्तरदायित्व क्या है, जवाबदेही क्या है। और ये इतने पॉपुलर वर्ड हैं, ये आप उस 15-17 मिनट में बहुत संभावना है कि आप ही अपने मुंह से इन शब्दों का इस्तेमाल कर लेंगे या सामने वाला करेगा। चलिए 100 में से सब 100 से तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों से पूछा जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। सुशासन आएगा तो हमने कहा ये सब शब्द आएंगे ही आएंगे, और सुशासन तो आनी आना है।
तो हम बात कर रहे थे कि जो नागरिक अधिकार पत्र है, मैंने 2 लाइन में उसको कॉन्सेप्ट बताया आपको कि बस एक लिखित समझौता होता है। एक तरफ संबंधित विभाग के कर्तव्य, जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ जनता के अधिकार, शिकायत निवारण व्यवस्था। लेकिन आप देखेंगे उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है। वो सरकार का संबंधित विभाग अपनी स्वेच्छा से वो चार्टर जारी करता है जिसमें वो अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंशन करता है, लेकिन मानना नहीं मानना पूरी तरह से उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। ब्रिटेन में बहुत पॉपुलर और बहुत सफल कॉन्सेप्ट है ये। हमने भी वहां से देखा देखी अपने देश में शुरू किया था, किया है बल्कि सिटीजन चार्टर का कॉन्सेप्ट। हमारे यहां भी केंद्र में, राज्य में बहुत सारे मंत्रालयों, विभागों ने सिटीजन चार्टर जारी किए। हम उसका अपग्रेडेड वर्जन लेके आ गए, राइट टू सर्विस। मध्य प्रदेश पहला राज्य 2010 में जहां आया था ये कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर कई और राज्यों में, राजस्थान में आया 2011 में, बिहार में आया 2011 में, देखते देखते अब तो बहुत सारे राज्यों में हो गया। इसमें हम क्या करते हैं कि कानून बना के तय कर देते हैं कि कौन सा विभाग कौन सी सेवाएं देगा, कितने समय में देगा। अगर क्वालिटी का और कॉस्ट का इशू है तो क्या क्वालिटी होगी, वो किस कॉस्ट पे देगा। मेनली टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी को सुनिश्चित करने का कॉन्सेप्ट है। ये एक निश्चित समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध हो जाए लोगों को, उस उद्देश्य से लाया गया कानून या विचार है ये टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी, कि हम उसमें सेवाएं मेंशन कर दें, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या और जो सर्विस है, और उनके सामने टाइम मेंशन कर दें कि 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 15 दिन। और इसके लिए राज्य विधानसभा कानून बना के ये पास कर दें। यही हुआ। सिटीजन चार्टर में जिस विभाग ने जारी किया उसमें भी सर्विस का नाम लिखा है, टाइम लिखा है, क्वालिटी लिखी है, कॉस्ट लिखी है, लेकिन कानून नहीं है। वो स्वेच्छा से जारी किया गया है, तो मर्जी है उसकी। यहां हमने कानून बना के उसमें मेंशन कर दिया सर्विस का नाम, टाइम और बाकी चीजें। अब जब कानून है तो कानून तो सबको मानना है। बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने वाला विभाग अगर अब वो कानून में लिखी बात नहीं मानेगा कि 3 दिन में बर्थ सर्टिफिकेट देना है, तो फिर कानून के उल्लंघन का दोषी है वो कि नहीं है। और अगर कानून तोड़ा है तो फिर उसका तो दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। सेंटर लेवल पे नहीं आ पाया अभी राइट टू सर्विस, लेकिन ज्यादातर राज्यों में हो गया, बिहार में हो गया। और टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी स्वाभाविक सी बात है, गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है। तो अगर नीतीश कुमार टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी के लिए राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट बनाएंगे तो हम क्यों नहीं कहेंगे उन्हें सुशासन बाबू। या लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए वो कानून बनाएंगे तो भाई गुड गवर्नेंस की जरूरत है, तो क्यों नहीं कहेंगे हम सुशासन बाबू। या आरटीआई के लिए हमने कहा कुछ बेहतर काम करेंगे तो हम जरूर कहेंगे सुशासन बाबू। करप्शन को रोकने के लिए काम करेंगे या वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे, तो बहुत सारे जो हमने कहा कि उसके पैरामीटर हैं, उनके लिए चूंकि प्रयास हो रहे हैं तो इसीलिए सुशासन बाबू है। अब ये मुद्दा नहीं है कि अभी हम सबसे पीछे हैं, तो पीछे इसलिए है क्योंकि भाई अब धीरे धीरे ही तो ठीक कर पाएंगे चीजों को। 50 साल 70 साल में जो चीजें बिगड़ी हैं, अब उनको हम सोचें कि 5 साल 10 साल में ठीक कर दें तो कैसे होगा, समय लगेगा। बल्कि निर्माण में समय ज्यादा लगता है, विनाश तो मिनटों में, सेकंडों में हो जाता है। तो पुरानी चीजों को ठीक करना है, नेचुरल सी बात है, समय लगेगा उसमें। 1 दिन 10 दिन 1-2 साल 5 साल में नहीं होगा ये काम। तो एफर्ट हो रहा है, पहले की तुलना में बेटर पोजीशन में है, और अब बाकी से भी आएंगे बेटर पोजीशन में। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको पता होना चाहिए। यहां
कहीं भी मैं कोई ऐसी बात आपसे नहीं अभी तक किया कर रहा हूं कि आपको ये फील हो कि पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल, बिल्कुल नहीं। अब आप में से कोई भी ये बताए कि क्या आप बिहार प्रशासनिक सेवा में जाएं और आपको सुशासन पता नहीं हो? नहीं होना चाहिए। अगर ये अपेक्षा की जा रही है तो इसमें क्या गलत किया जा रहा है आपसे? या आपको राइट टू पब्लिक सर्विस के बारे में पता नहीं होना चाहिए, या आपको सिविल सर्विस के बारे में पता नहीं होना चाहिए? लोक सेवा एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और ब्यूरोक्रेसी एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। केवल हिंदी के शब्द आप देखेंगे तो उन शब्दों के अर्थ ही आप देखिए तो एक है लोक सेवा और दूसरी है नौकरशाही। लोक सेवा लोगों की सेवा करना है, और नौकरशाही ऐसा नौकर जो शाह या स्वामी बन जाए, मतलब सत्ता पे कब्जा करके बैठ जाए। केवल नाम में ही देखिए, एक में पॉजिटिविटी है, दूसरे में नेगेटिविटी है। तो आपको लोक सेवक बनना है, आपको कभी नौकरशाह नहीं बनना है। ऐसा नौकर जो शाह या स्वामी बन गया हो। नौकरशाही को उल्टा करते तो शाही नौकर। इंग्लिश वर्ड है ब्यूरोक्रेसी, जिसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है राजस्थान में बुरोकरसी, बुरा करने वाली। और लोक सेवा सिविल सर्विस, केवल नाम से ही देखिए आप तो दोनों का नेचर और अर्थ बड़ा क्लियर है। तो हमें लोक सेवक बनना है। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, प्रोबिटी, इनकरप्टिबिलिटी, आप अगर डिक्शनरी उठा के देखें अभी तो सारे वर्ड पर्यायवाची मिलेंगे आपको, ऑब्लिक ऑब्लिक करके सिनोनिम के रूप में मिलेंगे ये सारे वर्ड। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, प्रोबिटी, इनकरप्टिबिलिटी, सब ये पर्यायवाची शब्द हैं अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। और वैसे इनमें अंतर होता है तकनीकी दृष्टि से। करप्शन या भ्रष्टाचार, भ्रष्ट या बिगड़ा हुआ आचरण, और उसका उल्टा इनकरप्टिबिलिटी या इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जहां भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा व्यापक कॉन्सेप्ट है। हम घूस नहीं खाएं, पैसे का लेन देन नहीं करें, तो ये अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी यही है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा। लेकिन व्यापक अर्थ में देखें तो एक लोक सेवक होने के नाते हमसे जो अपेक्षाएं की जाती हैं, हम उन अपेक्षाओं पे खरे उतरें। जो मूल्य हैं, जो आदर्श, जो सिद्धांत हैं एक लोक सेवक होने के नाते, उनको पूरा करें, तो उसे हम सत्यनिष्ठा की संज्ञा देते हैं। इंटीग्रिटी या प्रोबिटी भी कहते हैं। जो हमसे अपेक्षाएं की जा रही हैं, जो सिद्धांत आदर्श हैं, जिन पे एक लोक सेवक से चलने की अपेक्षा की जा रही है, जब हम उस पर खरे उतरें। 10 बजे ऑफिस आने का टाइम है, 6 बजे तक ऑफिस में बैठने का टाइम है, एक छोटी सी अपेक्षा है हमसे। जो लोग अपनी शिकायतें लेके आ रहे हैं, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करके उनकी शिकायत, समस्या को सुनना है, समय पर उसका समाधान करना है, एक अपेक्षा है हमसे। इस तरह की जो भी अपेक्षाएं हमसे, हम इनको पूरा करते हैं तो हम सत्यनिष्ठ कहलाते हैं। और हर विपरीत परिस्थिति में भी हम इन सिद्धांतों पे अड़े रहें,
एक तो 10 से 6 ऑफिस का टाइम है, रूटीन 10 से 6। अब अगर हम 10 की जगह 11 बजे आ रहे, 6 की जगह 4 बजे चले जा रहे तो गलत है। और दूसरी तरफ 10 से 6 का टाइम है, हम प्रॉपरली उसको फॉलो कर रहे हैं तो भाई हैं हम सत्यनिष्ठ। लेकिन 10 बजे जैसे ही ऑफिस आने के लिए घर से बाहर निकले, वैसे ही पता लगा कि बेटे को बहुत तेज बुखार है और उसे डॉक्टर के यहां तुरंत ले जाने की जरूरत है। और फिर भी हम अगर ऑफिस जा रहे हैं, विकट विषम परिस्थिति है, और तब भी हमसे जो अपेक्षाएं, जो सिद्धांत हैं, हम उन पर खरे उतर रहे हैं, तो ये ईमानदारी है। अभी हर आदमी कह सकता है कि हम बहुत ईमानदार हैं, बहुत सत्यनिष्ठ हैं। तो मुद्दा तो यह है कि क्या अभी आपको बेईमानी करने का मौका मिला है? भाई जब आपके सामने वैसी विकट विषम परिस्थिति होगी और तब वो आपके कुछ गुण ऐसे होते हैं, उनकी परीक्षा तब होगी जब वैसी सिचुएशन बनेगी। वो ऐसे ही एक लाइन कह देना कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, कभी परिस्थिति बनी है वैसी आपके सामने कि जिससे पता लगा हो कि हाँ आप हैं, ईमानदार हैं, कि सत्यनिष्ठ हैं या नहीं है? 50 लाख 1 करोड़ रुपया कोई घूस लेके आया आपके सामने और फिर आप कहो कि नहीं, वो तो तब है असली परीक्षा, तब लगेगा पता कि आप ईमानदार हो कि नहीं। आज बड़ा हम दम दावा करें कि हम ईमानदार हैं, तो आज हमें पर बेईमानी का मौका है जो हम ईमानदार हैं। ऑटो में 10 लाख का कोई बैग भूल जाता है और ऑटो वाले को बिना लालच आए हुए वो जमा कर देता है थाने में जाके या संबंधित व्यक्ति को, तो वो ईमानदारी होती है। इन गुणों की जांच परिस्थितियों के संदर्भ में होती है। यूं ही कह देने से, रट लेने से नहीं हो जाता कि मैं बड़ा ईमानदार हूं। विक्रम पूछ रहे हैं कि लोक सेवा करनी है तो एनजीओ, बिल्कुल वो भी तरीका है। राजनीति वो भी तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अब यहां सिविल सेवा में आने में ये तरीका है कि यहां हमारे पास देखिए, फिर अब 2 वर्ड निकल आएंगे। यहां हमारे पास कुछ पावर होती है, आम बोलचाल में पावर अथॉरिटी को फिर पर्यायवाची के तौर पे यूज किया जाता है। टेक्निकली अंतर होता है इन दोनों में। तो यहां हम समाज सेवा कर सकते हैं, साथ में यहां हमारे पास पर्याप्त संसाधन भी होते हैं और सत्ता भी होती है। एनजीओ में सत्ता भी नहीं है और संसाधन भी कितने हैं या नहीं है, तो वो भी एक मुद्दा है। इच्छा तो है, इच्छा यहां भी है वहां भी है, लेकिन इच्छा की पूर्ति के लिए अगर सत्ता और संसाधन भी, उनका भी सपोर्ट मिल जाए तो हम ज्यादा बेहतर ढंग से वो जो हमारी इच्छा है सेवा की, हम उसे पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए हमें लग रहा है कि सिविल सेवा में आना ज्यादा बेहतर है बजाय एनजीओ खोल लेने के। उससे भी संभव है, लेकिन उसमें केवल हमारी इच्छा होगी। इसमें उस इच्छा की पूर्ति के लिए हमारे पास संसाधन भी होंगे और सत्ता भी होगी। तो अब शक्ति और सत्ता 2 शब्द आ जाते हैं। इनमें क्या अंतर है? एक पावर होता है, एक अथॉरिटी होती है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से शब्द होते हैं जो आम बोलचाल में पर्यायवाची होते हैं, और एक प्रशासनिक अधिकारी से तो अपेक्षा की जाती है कि भाई आप, और चूंकि हम यूज कर देते हैं खुद अपनी तरफ से उन शब्दों का, तो फिर अब सामने वाला वहीं से फिर प्रश्न से प्रश्न निकालता है। बताइए आप, सत्ता और शक्ति में क्या अंतर होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी? गवर्नेंस, गवर्नमेंट, छोटे छोटे से ऐसे मिलते जुलते आम बोलचाल में हमने कहा पर्यायवाची के तौर पे यूज होने वाले शब्द हैं।
तो ऐसे आप इस तरह की जो कॉन्सेप्ट्स, जो प्रश्न हैं, उनके बारे में दो दो लाइन में बैठ के सोचें, जवाब तैयार करें। जो नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। लगभग मॉक में भी मैं होता ही हूं, अलग से आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये एक सेक्शन होना चाहिए आपकी तैयारी में, प्रशासन सुशासन से जुड़े जो छोटे छोटे से कुछ वर्ड हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। एक इस बार बड़ी अच्छी चीज मैं देख रहा हूं, अभी तो खैर 30-60 मॉक में था मैं यहाँ। 4 दिन अभी मॉक हुआ, 2 दिन था, 2 दिन मेरी अपनी क्लास या एंगेजमेंट था तो नहीं आ पाया। पिछले मॉक में एक मैंने देखा था कि 10 लोग अगर मॉक दे रहे थे तो 10 में से 8 लोगों की हॉबी कुकिंग थी। इस बार अब ये एक अच्छी चीज देखने को मिली कि इस बार तो 10 में से अभी करीब 60 लोगों के मैंने मॉक लिए। मुझे लग रहा कि उन 60 में 2 या 3 लोगों ने ही कहा कि हॉबी कुकिंग है। पिछले बार तो जो देखो कुकिंग उस समय भी समझाया गया था, उसका परिणाम शायद अब दिख रहा है कि कुकिंग हॉबी बताना लोगों ने अब कम कर दिया या बंद कर दिया। ये सब चीजें हैं जो थोड़ा सा अपनी जो एक आपकी वास्तव में जो एक नेचुरल स्वाभाविक जिसे कहा जाए कि जो है आपका नेचर है, जो आपकी रुचि है, उसको देखें बजाय कोई रटा रटाया। या ये तो अचानक बस याद आ गया मुझे कि एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली थी पिछली बार। कुछ अगर आप में से लोग पूछना चाहते हैं तो अपना मैसेज लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने कोशिश करी कि ओवरऑल जो इतने डिस्कशन हुए इसमें आपको बातें पता लग जाएं। करंट इश्यूज, करंट के टॉपिक तो कुछ मैंने नाम गिनाए ही। आजकल देखिए, आजकल का जो अभी बात करें और 15 दिन में और क्या इशू होंगे। आजकल का जो सबसे करंट इशू है वो है पॉपुलेशन पॉलिसी, जनसंख्या नियंत्रण। तब इस पे आपको बहुत अच्छे से पूरा तैयारी करने की जरूरत है। कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए भी देखिए, बिहार के सीएम से ही पूछा गया, उन्होंने कहा हम लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, और ऐसा होगा तो हमें लगता है कि उससे जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी, कानून की जरूरत नहीं है। तो आजकल एक सबसे बड़ा अभी टॉपिक, हॉट टॉपिक ये है। फिर उसमें अब यूपी की जब पॉपुलेशन पॉलिसी आएगी तो क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। दूसरा हॉट टॉपिक आजकल देखिए आप, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाई कोर्ट ने चूंकि अभी कहा है तो वो एक आज की डेट में अभी बड़ा एक हॉट टॉपिक हो गया है। समान नागरिक संहिता, अगर आप जैसा मैंने कहा कि ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जो भी आप मैगजीन्स करंट इश्यूज के लिए पढ़ते हैं, पिछले 6 महीने की मैगजीन, अब किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, जो भी आप पढ़ते हैं, केवल उनके इंडेक्स को आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी कि जहां से जो, और जैसा मैंने कहा कि आप में से लगभग लोग क्या सारे लोगों को ही मॉक देना है।
26-30 लोग लगभग एक दिन में हम लोग मॉक करते हैं। और आप देखेंगे मेरी कोशिश होती है कि मैं हर आदमी से लगभग नए प्रश्न पूछता हूं। ऐसा नहीं है कि जो एक आदमी से 3 प्रश्न पूछे, दूसरे से भी वही, तीसरे से भी वही, नहीं। 30 लोग हैं और एक आदमी से 3 प्रश्न, तो मेरी कोशिश होती है कि 30 गुणा 3 मतलब 90 प्रश्न, 90 ना भी तो 80 प्रश्न तो जरूर मैं पूछ लूं, ताकि आपको वो सारे डायमेंशन पता लग जाएं करंट इश्यूज के। अब उसमें वो चाहे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे आईआर हो, चाहे हेल्थ हो, हर सेक्शन के करंट इश्यूज मैं ही पूछता हूं। तो मैंने कहा डेल्टा, डेल्टा प्लस लैम्डा, तो अब वो करंट इशू है, वो आजकल बड़ा एक चर्चा में मुद्दा है। कल कई लोग जो कल मॉक देने वाले हैं, कल परसों तो पूछा जाना है उनसे, मैं आज ही एक क्वेश्चन लीक कर दूं। राइट टू प्रिवेसी, सॉरी, राइट टू रिपेयर, आजकल बड़ा चर्चा में है राइट टू रिपेयर। ब्रिटेन में कानून बन गया है, अमेरिका के कई स्टेट्स में कानून बना है राइट टू रिपेयर का। बहुत चर्चित और बहुत विवादित एक कानून हमारे देश में भी अब बहुत जल्दी मांग उठने वाली है। राइट टू रिपेयर, करंट पूछा आप में से किसी ने, तो अब वो याद आ गया, जो अभी के लिए एक बड़ा अच्छा मुद्दा है। बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम डिवाइसेस हम लोग खरीदते हैं, अगर वो खराब हो जाता है तो देखिए उसके पार्ट ही नहीं मिलते, बहुत महंगे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। परिणाम क्या होता है कि वो वेस्ट हो जाता है और नया हमें खरीदना होता है। तो उससे ई वेस्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है डेवलप कंट्रीज में बहुत ज्यादा। तो राइट टू रिपेयर कानून बनाए जा रहे हैं कि जो भी हम ये इस तरह की डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, उनके जो कल पुर्जे, जो पार्ट हैं, उन कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि अगर कोई कुछ खराब होता है तो वो पार्ट इजीली अवेलेबल होंगे लोगों को उनके अपने आउटलेट्स पे या ओपन मार्केट में, उन्हीं के ब्रांड के या किसी दूसरे ब्रांड के, ताकि वो अपनी उन डिवाइसेस को रिपेयर करवा लें, ठीक करवा लें, नई ना खरीदना पड़े और इस पुराने को वेस्ट में ना डालना पड़े। ई वेस्ट की जो प्रॉब्लम है, ई कचड़े की समस्या, उससे निपटने के लिए डिवाइसेस की आयु थोड़ा लंबी हो जाए, उसके लिए ये कानून लाए जा रहे हैं। एप्पल जैसी कंपनियों को बहुत तकलीफ है, बहुत विरोध कर रही हैं वो इस तरह के कानूनों का। क्यों? वही बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नाम पे सबसे महंगे आइटम एप्पल के, एक बार खराब हो जाए तो रिपेयर नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा। क्यों ऐसा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है हमारा, हम दूसरे को कैसे राइट देते हैं? हमने मेहनत की है, हमने इनोवेशन किया है, तो हम मन की मर्जी का पैसा लेंगे और खराब हो जाएगा तो ठीक भी नहीं करेंगे। तो नहीं, अब आपको करना पड़ेगा, अब वो रिपेयर करना पड़ेगा, उसके पार्ट उपलब्ध करवाने पड़ेंगे लोगों को, कानून और राइट होगा ये। हमारे देश में भी बहुत जरूरत है इस तरह के कानूनों की। आजकल बड़ा एक हमने कहा हॉट टॉपिक है, तो ऐसे पूरे टॉपिक की लिस्ट वो संभव नहीं है आज ही चर्चा कर पाना, वो ग्रुप पे डाल देंगे, लिस्ट में ही डाल दूंगा। इस तरह के पूरे टॉपिक ज्यादातर तो मैंने कहा आप सारे लोगों को मॉक देना ही है, तो मॉक में ही मैं पूछ लेता हूं जानबूझ के वो।
तो आज मुझे लगता है कि क्लास यहीं रोकें, चूंकि चर्चाएं तो अनंत हैं, मुद्दे अनंत हैं। लगभग जो आप लोगों के और कुछ लोगों के प्रश्न हैं वो अब जो मॉक होंगे उनमें भी जवाब मिलेंगे या मॉक के बाद जवाब मिलेंगे। कुछ चीज़ें थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा, क्यूरियोसिटी या जिज्ञासु प्रवृत्ति एक अच्छे लोक सेवक की अच्छी क्वालिटी है। तो वो जो कहा जाता है कि आग लगाना भी जरूरी है, हर आग को लगा के बुझा देना ठीक नहीं है। तो एक डायरेक्शन, एक गाइडलाइंस दी है मैंने आपको आज। कुछ प्रश्नों के जवाब आप पहले अपने से तैयार करें और देन उसके बाद फिर अगर हम या कोई दूसरा आपको गाइड करे तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि देखिए, और एक बात जो मुझे लगता है हमेशा, कि आपकी जो अपनी एक नेचुरल जो इनहेरेंट एक क्वालिटी है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। आप जैसे हैं वैसे रहें। हाँ, एक सिविल सेवक के लिए बस उसमें क्या सुधार करने हैं वो हम करें, लेकिन आपका अपना एक जो स्वाभाविक लक्षण है, जो आपकी अपनी एक क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता है, वो खत्म कर दें हम इंटरव्यू की तैयारी के नाम पे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक मुझे बड़ा अच्छा एक याद आ रहा है, यहीं इंसिडेंट में आपसे बस लास्ट साझा कर लूं 1 मिनट में। यूपीएससी के इंटरव्यू से जुड़ा है, मदद आपको भी करेगा, कई लोग आप लोगों को। एमपी में डिप्टी कलेक्टर थे, यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे थे। मेरे ही स्टूडेंट थे, पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल था। तैयारी जब चल रही थी इंटरव्यू की उनकी, तो पूछा, मैंने ही पूछा कि आप तो ऑलरेडी इतने अच्छे पोस्ट पे हैं। आपसे भी कई लोगों से मैं पूछता हूं मॉक में ही कि आप तो ऑलरेडी इतने अच्छे पोस्ट पे हैं, क्यों हम आपको सिलेक्शन दें? क्यों नहीं एक जो बेरोजगार है उसको सिलेक्शन दे दें? आप तो ऑलरेडी नौकरी है। हमारे देश में इतनी बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, तो एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास रोजगार नहीं है उसे नौकरी दी जाए, और या आप ऑलरेडी रोजगार में हैं तो आपको नौकरी दी जाए। दो में से किसी एक को चुनना हो तो हम उसको क्यों नहीं चुने जो बेरोजगार है? आपको क्यों चुने जिसके पास ऑलरेडी रोजगार है? तो एक है जेन्युइन प्रश्न और मुद्दा है। आप में से जो वर्किंग है, बहुत सारे लोगों से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, या मैं तो पूछता हूं मॉक में, और इसीलिए पूछता है कि वहां भी पूछा जाना है। तो उनसे मैंने पूछा कि आप ऑलरेडी एसडीएम हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं आप, क्यों हम आपको अब आईएएस के लिए चुने? क्यों एक ऐसे व्यक्ति को नहीं चुने जो अभी बेरोजगार बैठा है? उसे ज्यादा जरूरत है नौकरी की बजाय आपके। क्यों आना चाहते हैं आप आईएएस में? इतना सर बोले क्या जवाब होगा इसका? मैंने कहा नहीं, पहले आप ही बताइए कि आप रियलिटी क्या है आपकी, आप बताइए। मैं तो जवाब दे दूंगा, लेकिन अब मैं जवाब दूंगा तो हो सकता फिर आप उसको रट के चले जाएंगे। आपकी जो अपनी एक नेचुरल उसके पीछे की इच्छा है वो खत्म हो जाएगी। तो पहले आप बताइए ईमानदारी से कि क्यों, आपके मन में भी तो कुछ होगा कि क्यों आप आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर, ईमानदारी से अगर कहें तो सच्चाई तो ये है कि मुझे डिप्टी कलेक्टर से कलेक्टर बनने में कम से कम 15 साल लगेंगे। अगर सीधे बन जाऊंगा तो वो 15 साल बचेंगे मेरे। मैंने कहा बस आपको यही जवाब वहां देना है, मैं इसमें कुछ भी प्लस माइनस करना नहीं चाहता हूं। आपका ये जवाब बेस्ट है। सेम प्रश्न पूछा गया उनसे और सेम जवाब दिया उन्होंने, और आके बताया कि सर इतना
खुश हुए सारे लोग इस जवाब को सुन के। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि उनको ये मेरा जवाब इतना अच्छा लगा, क्योंकि ये रियलिटी यही है, ये नेचुरल बात है ये, कि एक एसडीएम को डीएम क्यों बनना है या एक डिप्टी कलेक्टर क्यों आईएएस में आना चाहता है। तो सच्चाई तो यही है कि अपनी जिंदगी के 15 साल बचाने के लिए, कम से कम 15 साल आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे बिहार में, बीएस में आपका सिलेक्शन होगा, आप डीवाईएसपी बनेंगे, आपका बिहार पुलिस सर्विस में सिलेक्शन होगा, वहां से आपको प्रमोट होके आईएएस या आईपीएस में आने के लिए कम से कम 15 साल लग जाएगा, ज्यादा तो और लग सकता है। तब यहां मैं कुछ भी अपनी तरफ से कुछ पॉलिश करके आपको कहूं कि ये जवाब उससे बेटर ये नहीं है कि पहले आप ही क्या सोच रहे हैं वो हमें पता लगे और उसमें ही फिर कुछ अगर शब्दों का हेरफेर करना है या उसको कुछ बेटर करना है वो ज्यादा अच्छा, बजाय कि हम अपनी तरफ से कुछ आपको एक। तो इसीलिए हमेशा एक ये सलाह है जो आप सबको मेरे अनुसार तो माननी चाहिए कि सबसे पहले आप अपना नेचुरल, जो भी प्रश्न आपके सामने आते हैं आप अपना एक, और इस तरह के प्रश्न विशेष रूप से उसमें आप अपना एक नेचुरल पहले सोचें, वो आप चर्चा कर लें हम लोगों से, और तब फिर उसमें क्या वो ठीक है जो आप सोच रहे हैं या उसमें क्या हम सुधार कर दें, इंप्रूव कर दें, रिफाइनमेंट कर दें उसमें कि बस वो फिर अच्छा हो जाए, अगर कहीं कुछ ऐसा है तो। और कई बार वो आपका अपना ही इतना अच्छा हो सकता है कि उसमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ऐसे आप लोगों के मन में जो भी इस तरह के प्रश्न या डाउट हैं, तो एक बार मैं चाहूंगा कि पहले आप अपनी तरफ से उनको करें तैयार और फिर शेयर करें हम लोगों के साथ, और देन फिर हम आपको बताएं, वो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय कि सीधा हमसे आंसर सुने आप और उसको आप रटें नहीं। तो आज यहीं रोकते हैं क्लास। जो भी आप लोगों के मन में और हैं, प्रश्न हैं, डाउट हैं, आप वो भेजें, ग्रुप में भेजें, और वहां हम या और जितने लोग हैं तो वो सब आपको उन प्रश्नों के जवाब जरूर देंगे। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें, जितना कम से कम हो घर से उतना कम से कम निकलें और ईमानदारी से तैयारी करें। एक लास्ट स्टेज है, सिलेक्शन नहीं होने और होने के बीच में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, जब पास हो जाते हैं और पास नहीं होते हैं, तो बस जी जान से लग जाएं, डू एंड डाई वाली स्थिति, और पास ही होना है, बस ये सोच के आगे बढ़ें तो जरूर पास होंगे। तो सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद।